दोस्तों, मार्स यानी कि मंगल ग्रह, नाम सुन के मानो ऐसा लगता है कि पृथ्वी के बाद हमारा दूसरा घर मार्स ही होने वाला है। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि बस 2050 तक इलॉन मस्क और नासा मार्स पर ह्यूमंस को रॉकेट से भेज देंगे और वहां पर पहुंचकर ह्यूमंस चिल मार कर रहने लगेंगे। मंत्री जी के यहाँ से फोन करो, दारू का सप्लायर ना है, इतनी हिम्मत। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्स पर कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि आप वहां पर चिल मारकर तो छोड़ो, आप वहां पर नॉर्मली कैसे भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अगर हम जैसे तैसे वहां पर ऑक्सीजन का इंतजाम कर भी लें, लेकिन वहां पर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि वहां पर अंटार्कटिका के पेंगुइन भी सर्वाइव न कर पाए। वैसे गाइस, मार्स पर सैटेलाइट भेजने के लिए रॉकेट में फ्यूल के तौर पर लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन का यूज होता है, और पृथ्वी से मार्स पर पहुंचने के लिए 6 से 7 महीने का समय लगता है। तो इतने फ्यूल में केवल मार्स पर जाया जा सकता है, लेकिन वहां से लौटकर आया नहीं जा सकता, क्योंकि फ्यूल बीच स्पेस में ही खत्म हो जाएगा। और फिलहाल में हमारे पास स्पेस में कोई भी फ्यूलिंग स्टेशन नहीं है, तो मार्स पर ह्यूमन ना पहुंचने का एक कारण ये भी है। वैसे आने वाले टाइम में हम इसका सॉल्यूशन खोज ही लेंगे। वैसे मार्स पृथ्वी की तुलना में काफी छोटा है। अभी आप मार्स के इन रियल वीडियोस को देख पा रहे होंगे। जिस तरह से इनमें ये बड़े बड़े होल्स और पठार दिख रहे हैं, उनसे ऐसा फील होता है जैसे मार्स के इस रीजन में अरबों सालों पहले बहुत सारा वाटर प्रेजेंट था, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तालाब भी रहे होंगे। ओनली यही एक अकेला एरिया नहीं है, बल्कि पूरे मार्स पर ऐसे और भी कई सारे एरियाज हैं, जिनको ऊपर से ही ऑब्जर्व करने पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा ओशियन प्रेजेंट हुआ करता था, जिसने यहाँ की लगभग 80% सरफेस को घेरे रखा था। इसके अलावा यहाँ पर सुनामीज और फ्लड्स जैसे और भी कई सारे सिग्निफिकेंट एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसके बाद हर एक साइंटिस्ट इस बात पर बिलीव करने पर मजबूर हो जाता है कि मार्स पर अरबों सालों पहले अगर पानी था। लेकिन सवाल ये आता है कि इतना सारा पानी आखिर गया तो गया कहाँ? तो जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट आपके साथ। अब इसका मोस्ट कॉमन सा आंसर है सूरज और मार्स की मैग्नेटिक फील्ड की अनबिलीवेबल सी थ्योरी। मार्स की मैग्नेटिक फील्ड अराउंड 4 बिलियन साल पहले बर्बाद हो गई थी, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि किसी भी ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड से ही उस ग्रह के एटमॉस्फेयर की नींव होती है, और इस केस में वो नींव ही गायब थी। जब मार्स की मैग्नेटोस्फेयर खत्म हो गई, तो इसी वजह से कुछ टाइम बाद मार्स की एटमॉस्फेयर भी पूरी तरह से खत्म हो गई। अब इसकी गैसें आसानी से स्पेस में एस्केप कर सकती थी, जिसकी वजह से अब ये सूरज से आने वाली यूवी रेस को डायरेक्टली फेस कर रहा था। ये सोलर विंड और यूवी रेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं, जो पूरे के पूरे प्लेनेट को कुछ ही सालों में बंजर बना देती हैं। अब सन से आने वाली हार्मफुल रेस और हीट को मंगल ग्रह डायरेक्टली फेस कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी सरफेस पे मौजूद वाटर वेपोराइज होना शुरू हो गया। धीरे धीरे वेपोराइजेशन रेट बढ़ता गया, और फिर एक समय ऐसा आया जब शायद ही कोई पानी की बूंद द्रव अवस्था में मार्स पर बची हो। बट मार्स के पोल्स पर पानी आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है। वैसे फ्रेंड्स, आज हमारे कई सारे मिशन मार्स पर मौजूद हैं, जो लगातार इस प्लेनेट को स्टडी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मिशन है नासा का क्यूरियोसिटी रोवर, जो करीब 10 सालों से मार्स को स्टडी कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इसके एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 2.5% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। बाकी 1.9% हिस्से में आर्गन जैसी गैसें यहाँ पर प्रेजेंट है। बट द पॉइंट इज कि इतने हार्श कंडीशन के बावजूद भी यहाँ पर किसी जमाने में जीवन कैसे उपस्थित हो सकता था। तो इसी कहानी को जानने के लिए हमें आज से लगभग 2.5 बिलियन साल पीछे जाना होगा। हाल ही में की गई कुछ स्टडी बताती हैं कि मार्स पर ठीक उसी तरह का एनवायरनमेंट हुआ करता था जैसा आज के समय पृथ्वी पर प्रेजेंट है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने मार्स की टोपोग्राफी को बहुत ही ध्यान से स्टडी किया और बहुत सी हाइपोथेटिकल थ्योरी दुनिया के सामने पेश की। अगर आप नहीं जानते कि टोपोग्राफी क्या होती है, तो फिर आसान शब्दों में टोपोग्राफी किसी भी पर्टिकुलर रीजन की फिजिकल सी स्टडी होती है, जैसे कि उस एरिया की मिट्टी कैसी है, वहाँ की सतह कैसी है, वहाँ पहाड़ है कि नहीं, और ऐसे ही कई सारे फैक्टर्स। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्स कुछ एकाध सालों के लिए नहीं, बल्कि मार्स तकरीबन 2 बिलियन सालों तक हैबिटेबली बना रहा। अब इस फैक्ट को जानने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि मार्स के ऐसे खौफनाक वातावरण में कोई जीवन कैसे पनप सकता है, वहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे रह सकता है, और कभी मार्स धरती की तरह हुआ करती थी, तो आज उसके समुद्र कहाँ गायब हो गए, और ऐसी कौन सी घटना हुई कि मार्स का पूरा एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा दयनीय हो गया। अगर मैं आपको इसका आंसर एक लाइन में दूं, तो वो पानी सूरज के रेडिएशन की वजह से वेपोराइज हो गया होगा। हाँ, इतना तो तय है कि वो पानी मार्स को छोड़कर तो नहीं गया, वो पानी मार्स की चट्टानों और पोल्स में कैद होगा। 26 नवंबर साल 2011 को नासा के क्यूरियोसिटी रोवर को फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। इसके साथ इस मिशन ने मंगल ग्रह की ओर अपना 567 बिलियन किलोमीटर लंबा सफर शुरू किया, जिसमें इसे करीब 8 महीनों का समय लगा। ये उस समय नासा का सबसे एडवांस मिशन था
ये एसयूवी के आकार का मार्स रोवर है। इसका कुल वजन 900 ग्राम के करीब है। क्यूरियोसिटी रोवर में अब तक के सबसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे, जिसे आप मंगल ग्रह पर चलती फिरती लेबोरेटरी भी कह सकते हैं। इसको मार्स पर भेजने के पीछे बहुत बड़े उद्देश्य थे। इसे मार्स पर कई मिशनों के लिए भेजा गया था, जिसमें सबसे पहला गोल था मार्स की सरफेस पर कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की खोज करना, और साथ ही यह पता लगाना कि मार्स पर पहले कभी जीवन था या नहीं, और आने वाले समय में हम वहां पर सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, इस बात की भी जानकारी जुटाना। करीब 8 महीनों और 10 दिनों की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार 6 अगस्त 2012 में इस रोवर ने मंगल ग्रह के गेल क्रेटर नामक जगह पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग की। स्काई क्रेन की हेल्प से ये आसानी से मार्स पर लैंड कर जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की वीडियो में हम इसके रोबोटिक आर्म के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।